हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मोशन इन वन डायमेंशन हम काइनेमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और उसका हमने लगभग पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज इस पर हम एक न्यूमेरिकल का लेक्चर लेकर आए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप सारी बातों को एक बार जान लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, स्पेशली 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। एक है आपके पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम एंड a इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक फोर्थ इक्वेशन भी यहां पर बनाया गया जो था डिस्टेंस इन एनी पार्टिकुलर सेकंड। तो किसी पार्टिकुलर सेकंड या पार्टिकुलर टाइम पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, जैसे nth सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, तो एसेंथ हो जाएगा u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये है डिस्टेंस मूव्ड इन nth सेकेंड। ओके, अब यहां पर बात आती है, अगर बॉडी स्टार्ट करे फ्रॉम रेस्ट, तो जब रेस्ट की बात आया कि कोई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा मोशन, तो उस केस में u को जीरो लिया जाता है, दैट इज u इक्वल टू जीरो। तो इन सभी इक्वेशन में u जीरो हो जाएगा। उस केस में इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी की जगह v इक्वल टू ए टी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा u जीरो हो जाएगा तो बनेगा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, याद रखिए अगर मोशन स्टार्ट होता है रेस्ट से तो उस केस में u आपको जीरो कर देना है। स्पेशल पॉइंट इसमें आता है कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो, यानी वर्टिकल मोशन हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन हो, उस केस में इक्वेशंस कैसे हम यूज करेंगे। तो देखो, जब मोशन अपवर्ड या डाउनवर्ड होता है यानी वर्टिकल मोशन होता है, उसमें जो एक्सीलरेशन लगता है वो ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक को आपको रिप्लेस करना है जी से। लेकिन अब इसका डायरेक्शन याद रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। तो जिस एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है वो एक्सीलरेशन कहलाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू प्लस ली जाएगी और अपवर्ड डायरेक्शन में जी की वैल्यू माइनस ली जाएगी। जैसे डाउनवर्ड मोशन की बात करें अगर, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए के इक्वल हो जाएगा, यानी ए इक्वल टू जी ले लेंगे, और एस जो है एच के इक्वल लेंगे। एच फॉर हाइट, डिस्टेंस जो था उसको हाइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इक्वेशन आपके पास क्या कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस टी, दूसरा बन जाएगा यस क्या यश रख देंगे यच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अच्छा अगर फ्री फॉल हो, फ्री फॉल मतलब ऊपर से ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, नीचे गिर रहा, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, तो उस केस में फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं और एक्सीलरेशन आपके पास जी के इक्वल हो जाएगा, और यस जो था आपके पास वो एच में बदल जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा इक्वेशन, v इक्वल टू जी टी हो जाएगा, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2g। ये फ्री फॉल के केस में यूज करना होता हमको, खास तौर से हाइट निकालने में h निकालना, तो ये v स्क्वायर बाई 2g हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये काम की चीज है। अगर मोशन अपवर्ड है यानी नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस का जी ले लिया जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी आपके पास जैसे v निकालोगे तो ये बन जाएगा u माइनस जी टी। ऐसे आपके पास अगर h निकालना तो ये हो जाएगा u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, एंड थर्ड स्क्वायर तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस जी एच। इस तरह से बन जाए। ठीक है, ये अपवर्ड मोशन में जी माइनस में ले लेना है, समझ में आया। इसके बाद आता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अगर कोई प्लेन है इस तरह से, जैसे ए बी प्लेन है जो से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, इस केस में अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है तो दो तरीका हो सकता है। ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ओ नाम दे दूं, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ है
ये इस प्लेन पर मूव कर रहा है तो हो सकता है नीचे की तरफ स्लाइड हो या हो सकता है ऊपर की तरफ। तो पहले हम बात करें साइड डाउनवर्ड की तरफ आएंगे तो देखिए एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो डाउनवर्ड होता है, जी नीचे की तरफ है। अब अब इस जी के दो कंपोनेंट हमको बनाने पड़ेंगे, एक तो इस प्लेन के अलोंग यानी प्लेन के पैरेलल और दूसरा होगा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के पैरेलल आपने वेक्टर पढ़ा, मैंने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा कि कैसे हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स को निकालते। तो इस जी को दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये जी साइन थीटा और दूसरा एक ये जी कॉस थीटा। ठीक है, तो प्लेन के अलोंग जी साइन थीटा है, तो जब ये मोशन होगा तो जी साइन थीटा इसमें काम करने वाला है। अगर मोशन जी साइन थीटा के डायरेक्शन में आ रहा है उस केस में हम इक्वेशन में एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस का लेंगे, और अगर जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा तो ए की जगह माइनस जी साइन थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करें फार स्लाइडिंग डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो डाउनवर्ड मोशन के लिए ए इक्वल टू प्लस का जी साइन थीटा रख दीजिए, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, ए की जगह रख देंगे जी साइन थीटा, यानी पहला इक्वेशन बन जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी साइन थीटा इंटू टी। दूसरा इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ए की जगह रख देंगे जी साइन थीटा, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी साइन थीटा इंटू एस। ठीक है, नाउ फॉर मूविंग अपवर्ड अनइंक्लाइंड प्लेन, अगर अपवर्ड की तरफ ऊपर की तरफ स्लाइड हो रहा है तो जी का डायरेक्शन अपोजिट यानी जी के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन लग रहा है तो एक्सेलरेशन ना होकर डी एक्सेलरेशन हो जाएगा, डिसिलरेशन यानी कि विरामावस्था की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में ए इक्वल टू ले लेंगे माइनस का जी साइन थीटा, तो इक्वेशन आपके पास बन जाएगा वी इक्वल टू जी साइन थीटा इंटू टी। दूसरा हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी, और तीसरा हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस टू जी साइन थीटा इंटू एस। ठीक है, तो इस तरह से ये इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन के लिए इक्वेशंस बनाते हैं। इसके अलावा आप पुरानी बातें याद रखिए, क्या ग्राफ में जब आप खींचते थे तो याद करो कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हो तो उसमें जब स्लोप निकालते थे तो वेलोसिटी बनता था। ठीक है, याद रखने वाली बात याद रखिएगा, वेलोसिटी अगर आप निकालते थे स्लोप आप पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सी ग्राफ होता था, और इसके अलावा अगर आप एक्सेलरेशन निकालते थे तो ये होता था स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी वीटी ग्राफ होता था, और जब आप डिस्टेंस निकालते थे ये होता था एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, और फिर आप वेलोसिटी निकालते थे तो ये होता था एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एटी ग्राफ। तो ये ग्राफ से रिलेटेड भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा अ बॉय रीच्ड अ रेलवे स्टेशन 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज हाउस रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन 1 hour. He took rest for 0.5 hour at the station and then came back to his house walking with a uniform speed in 1.5 hour. Represent the whole journey by a time displacement graph and determine its average speed. Okay, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले बॉयज घर से चला, उसके घर को हम मान लेते हैं ये ओरिजिन, ग्राफ पे हमने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से टाइम और वर्टिकल एक्सिस से इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वो 4 किलोमीटर जाता अपने घर से यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो वो भी कितने में, 1 घंटे में। तो टाइम यहाँ पर ये सेकंड नहीं है सॉरी, ये आपके पास घंटा है, क्या है, घंटा। ठीक है, टाइम घंटे में है। तो अब देखिए, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में नहीं किलोमीटर में है, किलोमीटर में। तो ये क्या कर रहा है कि 4 किलोमीटर गया 1 घंटे में, तो 1 घंटा ये रहा आपका पास टाइम पहले कर, और इसके बाद जो डिस्टेंस इसका हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर कहाँ है, यहाँ है।
तो दोनों को मिलाने वाला एक्सिस पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर ये बन गया। इसके बाद आधे घंटे तक वो 0.5 आवर्स तक रेस्ट कर रहा है वहां स्टेशन पर, यानी यहां तक ये क्या किया, रेस्ट किया। इसके बाद फिर क्या किया, वो घर आ गया अपने, 1.5 घंटे में आया यूनिफॉर्म स्पीड से, तो 1.5 घंटा यहाँ से जोड़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से आधा एक और ये 1.5 यानी 1.5 आवर। ये वापस लौट कर कहाँ आ गया, अपने घर वापस आ गया, तो यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, तो ये आपके पास सारे पॉइंट्स तैयार हो गए। अब क्या करना है, ड्रा कर देना है इसमें, यानी इनको मैच कर देना है स्केल के साथ, और ये अपना ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो पहला ग्राफ मैच करता हूं मैं, ये हो गया। फिर इस पार्ट को मैच कर दीजिए, और फिर यहाँ पर तो इसका ग्राफ तैयार हो गया। ठीक है, ये था इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको नाम देना चाहो तो नाम दे सकते हो, इसको ए नाम दे दिया, ये बी हो गया और ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, ए से बी तक ये वाला पार्ट है, ये 4 किलोमीटर जब गया पहले स्टेशन तक, और फिर स्टेशन पर यहाँ पर आराम किया आधे घंटे तक, यानी 1 से 1.5 घंटे तक। ठीक है, यानी आधे घंटे तक। अब इसके बाद बी से सी जो ये पार्ट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वापस आ गया। अब आपको बताना क्या है, यहाँ पर एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, स्पीड अगर आपको निकालना है तो एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई दिक्कत नहीं है, एवरेज स्पीड ही बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, चलो निकाल लो। डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर। फिर ये इधर आया, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फिर इधर ये वापस आ गया, कितना, 4 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड जो होता है ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लो, टोटल डिस्टेंस पहले कितना गया, 4 किलोमीटर, प्लस देखिए ये रेस्ट किया है इतना, अब बी से सी वाले पार्ट में ये फिर से 4 गया, तो 4 तो वापस आया। 4 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना लग गया इसको, तो देखो टाइम इसको टोटल लग गया यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि 3 घंटे का लगा। तो ये हो जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आ गया आपके पास क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है, समझ में आया, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, अगर आपके पास एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता तब क्या करते, तो एवरेज वेलोसिटी अगर पूछता तो 0 हो जाता। ठीक है, अगर इसी में आपसे पूछ ले कि बताइए एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। तो अब यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन भी ओरिजिन पर है और इनिशियल पोजीशन भी ओरिजिन पर है, यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट वाले एक्सिस पर देखना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 0 और टाइम हो गया 3 आवर, इसका मतलब हो जाता है 0। ठीक है, एवरेज स्पीड इसका है 8/3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। समझ में आ गया, ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन सर्टेन डायरेक्शन। एक कार है
जो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। A truck moving with a uniform velocity overtakes the car. Their velocity time graph are represented in the figure below. Calculate the difference between the distance traveled by the car and the truck in 15 seconds. और सेकंड बताना है टाइम व्हेन द कार विल कैच द ट्रक, और थर्ड बताना है डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट टाइम एट दैट टाइम। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहला काम वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बना इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर ये कार कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, यानी कि वेलोसिटी इसका 0 है। ये वाला जो ग्राफ बनाया गया है ये वाला कार का है। तो कार रेस्ट से स्टार्ट हो रही है किसी सर्टेन डायरेक्शन में, ऐसे जा रही है। इसके बाद एक जो ट्रक है वो इसको ओवरटेक करता है। ट्रक के यहाँ 30 दे रखा, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जा रहा है ट्रक, और इस कार को ये क्रॉस करता है। यहाँ पर इस कार को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड ट्रक इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में ये वाला पार्ट, ये सी वाला पार्ट जो है, 15 सेकेंड में दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करते हैं, एरिया निकाल लीजिए। ए कार है और ये जो दूसरा वाला ग्राफ है जो सीधा स्ट्रेट लाइन बना, ये आपका क्या है, ट्रक। तो सबसे पहले डिस्टेंस या 15 सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है। पहले निकालिए डिस्टेंस कार का, फिर ट्रक का, दोनों का निकालते हैं। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इन 15 सेकंड। तो आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो क्योंकि अभी मैंने बताया डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, एरिया वीटी ग्राफ क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एरिया किसका हो जाएगा, ओ ए सी, एरिया ऑफ ओ ए सी ट्रेंगुलर पार्ट है कार वाला। तो इसका एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इसका यहां से यहां तक का हो जाएगा 15, और हाइट इसका कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का ए पॉइंट तक का, जो कि कितना है, ये है 45। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 15 इंटू 45 यानी 15 5 जा 75, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, इतना आ गया, जो कि आ जाएगा, इसका हाफ करोगे 337.5 मीटर। ये आ गया डिस्टेंस मूव्ड बाय कार इन 15 सेकेंड। फिर निकालिए डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक। डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रक इन 15 सेकेंड। तो ये भी तो एरिया बनेगा, लेकिन ट्रक वाला ग्राफ जो है उसका एरिया, यानी अगर इसको कुछ नाम दे दिया जाए, इसको अगर मैं पी नाम दे दूं, ओ पी बी सी, एरिया ऑफ ओ पी बी सी चतुर्भुज है। तो इसका एरिया, ये तो एक रेक्टेंगल बना है, रेक्टेंगल का एरिया था लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो जाएगा आपके पास इसका 30 और ब्रेथ हो जाएगा 15, यानी 30 इंटू 15 450 मीटर। अब दोनों का डिफरेंस भी निकालना आपको, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस कर लीजिए, यानी कि 450 मीटर माइनस 337.5 मीटर। घटा लीजिए इसको, और घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास
112.5 मीटर। ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट होता है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पर आए, कह रहा है टाइम व्हेन द कार विल कैच द ट्रक। देखो, ट्रक ने उसको क्रॉस कर दिया 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ज्यादा था। अब आपको बताना है वह टाइम जब क्या करे कि वो जो कार है वो ट्रक को पकड़ ले। कब पकड़ लेगी? वैसे कार पीछे छूट गई है, लेकिन अब कब पकड़ लेगी ये आपको निकालना है। ओके, तो कैसे कैलकुलेट किया जाए, पहले दिमाग खर्चा करिए, कितने समय में वो उसको कैच कर लेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एवरेज, सॉरी, उसका रिलेटिव वेलोसिटी का। तो पहले हम उस कॉन्सेप्ट को एक बार जान लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी को। रिलेटिव वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ये आपके पास है v1 रफ्तार से और ये v2 वेलोसिटी से। तो अब आपसे कहा जाए एक ए में वाला जो है, ये पहला वाला, जैसे ये वाला है v1 वाला पार्ट है, इसमें अगर ए कोई है तो वो ए अगर देखेगा v2 को तो उसको किसका रफ्तार देखेगा? v2 का, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? v1 यानी अपने रिस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव वेलोसिटी, या सिंपली कह दें इसे वेलोसिटी ऑफ v रिलेटिव टू ए, तो ए बी लिख ले तो इसको ए लिख लो, इसको बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके रिलेटिव निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? वी बी माइनस वी ए, इसको आप ये भी लिखते हो वी ए बी, ऐसे लिखते हो। इसी प्रकार अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, रिलेटिव टू बी। तो इसे आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी, जो कि हो जाएगा आपके पास बी बी। ठीक है, जिसके रिलेटिव निकालना उसकी वेलोसिटी को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। जैसे बी की वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव टू बी की वेलोसिटी से ए को माइनस कर देंगे, और अगर ए की वेलोसिटी निकालना है रिलेटिव टू बी तो ए की वेलोसिटी से बी की वेलोसिटी को माइनस कर देंगे। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में दोनों माइनस हो जाते हैं, और अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा तो दोनों की वेलोसिटीज को प्लस कर लिया जाता है। ठीक है, यहां पर नोट के रूप में याद रखिए, इफ ए एंड बी आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा वी ए बी। आपको यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, और वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी लिखना है तो इसको लिखेंगे आपको वी ए बी, इस तरह से। ठीक, चलिए अब इसी कंसेप्ट पर यहाँ पर सवाल पर आते हैं अपने। अपना सवाल कह रहा था कि कार कब इसको पकड़ लेगी। अच्छा भाई, तो पहले तो ये निकालो कि कार की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ कार, वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू ट्रक कितना हो जाएगा? रिलेटिव टू ट्रक, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए माइनस कर लेना है। तो कार देखिए यहाँ कितना पहुंच गया? 45, जब स्पीड पहुंच गया तो यूनिफॉर्म हो गया, तो ये 45 माइनस ट्रक 30 की रफ्तार पकड़ा हुआ तो 30 रहेगा, यानी 45 माइनस 30 यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाई
car to cover the distance 112.5 मीटर, इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना समय लगा? क्योंकि देखो 112.5 मीटर का जो ये जो डिस्टेंस है ये है क्या, ये डिफरेंस आ गया, ट्रक इतना आगे जा चुका था 15 सेकंड में, ठीक है, और 15 सेकंड बाद ही जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड में आई है। तो अब इतना डिस्टेंस तो उसको कवर करना है, और रिलेटिव वेलोसिटी कितना 15 मीटर पर सेकंड, ट्रक के एवरेज में वो 15 मीटर पर सेकंड चल रही है ट्रक के सापेक्ष। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में समय क्या होता है, समय होता है दूरी बटे 4, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हो गया 112 यानी 112.5 बाई 15, डिवाइड कर लो इसको, कितना हो जाएगा, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। तो ये वाला जो समय आया वो तब आया जब 112.5 का ये जो डिस्टेंस था 112.5 मीटर का, ये इसने कवर किया। जब कवर कर लेगी तभी तो वो मिलेगी उसको, समझ में आया? अच्छा, उससे पहले 15 सेकंड या 15 सेकंड पहले गंवा चुका, तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम टेकन टू कैच ट्रक को कैच करने में कितना समय लगेगा, तो 15 सेकंड पहले लग चुका, 15 सेकंड, और इसके बाद 7.5 सेकंड और लग गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 22.5 सेकंड। ये इसका आंसर हुआ। थर्ड पार्ट कह रहा है डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट टाइम। तो इस समय में आपको डिस्टेंस बताना है कि कार का और ट्रक का कितना हो जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके भाई, तो ध्यान से देखिए, दोनों एक दूसरे से मैच हो गए, इतना डिस्टेंस उन्हें कवर कर लिया, यानी कार और ट्रक साथ में पहुंच गए। तो उस केस में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो क्या करिए 22.5 सेकंड में दोनों के द्वारा चला गया डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। हालांकि दोनों के बराबर ही होंगे, तो किसी एक का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे का भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का आंसर अगर आपको बताना है तो ट्रक वाला आसान है कैलकुलेट करना, एक रेक्टेंगल का पार्ट है, तो इसी से आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यानी स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 15 सेकेंड। तो ट्रक और उसका दोनों का बराबर रहेगा, तो आसान है ट्रक पे कैलकुलेट करना। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिस्टेंस और जो टाइम आ जाएगा कितना 22.5, और इसकी रफ्तार 30 चल रही है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 3 5 15, 3 2 6, 1 7, 3 2 6, 675 मीटर। चाहे कार हो चाहे ट्रक हो, दोनों बराबर डिस्टेंस पर रहेंगे, इतना डिस्टेंस आएगा। काफी कुछ क्वेश्चन था इसमें, बहुत अच्छा सवाल माना जा सकता है इसको। एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में सबसे पहले कहा था कि एक कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई और एक डायरेक्शन में जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, बाद में यूनिफॉर्म हुआ, पहले तो एक्सेलरेट हुई होगी। इसके बाद क्या हुआ, एक ट्रक उसको ओवरटेक कर रहा जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा। अब आपको यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी ग्राफ ड्रा करके दिखा दिया गया था। आपको बताना था डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एंड द ट्रक इन 15 सेकंड। 15 सेकंड में दोनों के द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होगी उसका डिफरेंस क्या होगा। फिर बताना था कि कार ट्रक को इसके बाद कब पकड़ लेगी, और इसके बाद बताना था कि डिस्टेंस ऑफ कार एंड ट्रक फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एट दैट टाइम, यानी जिस समय कार ट्रक को फिर से कैच करेगी यानी ट्रक के पास पहुंचेगी, उस समय का स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा। तो पहला केस आपको डिस्टेंस 15 सेकंड में निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने का तरीका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना। तो पहले कार का आपको 15 सेकंड में निकालना था,
15 सेकंड इसलिए दिया क्योंकि यही 15 सेकंड पर ही 45 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म रफ्तार पकड़ लेती है कार। तो 15 सेकंड में आप क्या करिए, एरिया निकाल लीजिए वीटी ग्राफ का। तो ये त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो गया 15, हाइट हो गया ये यहां से यहां तक का कितना, दैट इज 45। ये यहां से यहां तक का 45 हो गया। ठीक, तो ये 45 15 इंटू 45 मल्टीप्लाई किया 675 बाई 2 डिवाइड करेंगे तो 337.5 मीटर ये आ गया डिस्टेंस। इसी तरह से आपको ट्रक का निकालना, तो ट्रक वाला पार्ट ये है आपके पास, ये दिख रहा है। ट्रक वाला पार्ट एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया 30 और ब्रेथ हो गया 15। तो 30 इंटू 15 यानी 450 मीटर। आपको डिफरेंस निकाला तो दोनों को माइनस कर दीजिए और ये 112.5 मीटर आ गया। ठीक है, कार जब तक यूनिफॉर्म स्पीड में आई तब तक ट्रक इतना आगे जा चुका था। अब बताना है सेकंड पार्ट में कि कार उसको कब पकड़ लेगी। तो पहले ये पता करो कि कार जब यूनिफॉर्म स्पीड में आई तो ट्रक के रिलेटिव उसकी स्पीड कितनी थी। तो ट्रक के रिलेटिव स्पीड का मतलब ट्रक से उसकी रफ्तार कितनी ज्यादा। तो ट्रक से उसकी रफ्तार जो है वो 15 मीटर पर सेकंड यानी 15 मीटर पर सेकंड आया। कैसे निकालेंगे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अगर आप देखोगे दो गाड़ियां साथ साथ चल रही हैं, अगर एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो क्या होगा कि एक दूसरे को अगर देखेंगे तो उनकी रफ्तार एक्चुअल रफ्तार से कम हमको प्रतीत होगी, कम दिखाई पड़ेगी, वही रिलेटिव वेलोसिटी होती है। तो कार का ट्रक के रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो कार की वेलोसिटी माइनस ट्रक की वेलोसिटी। तो 45 ये एवरेज पहुंच चुका है ना इसका, और इसके बाद 30 यूनिफॉर्म रफ्तार जब दोनों का हो गया तो यानी 45 में 30 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखो इस ये रफ्तार उसकी जब तक आई है तब तक ट्रक उसको 112.5 यानी 112.5 मीटर आगे जा चुका है। तो कार को पता करिए कि इतना दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा। तो समय जो होता है, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है कितना 112.5 मीटर और स्पीड है कितना 15, डिवाइड कर दीजिए 7.5 सेकेंड आ गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तो टोटल टाइम देखो शुरुआत में 15 और 7.5 और हो गया तो 22.5 सेकंड में कार क्या करेगी, ट्रक को पकड़ लेगी। ठीक है, इसके बाद फिर बताना था कि डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा जब कार क्या करेगी, उसको कैच करेगी। तो यहां पर डिस्टेंस यहाँ 15 सेकंड नहीं सॉरी 22.5 सेकंड, क्योंकि उसको समय कितना लग गया 22.5 सेकंड लग गया। तो एक का निकालिए, जब दोनों एक दूसरे के बराबर पहुंच गए तो डिस्टेंस तो दोनों का बराबर ही हो गया, समझ में आया। तो किसी एक का निकाल लीजिए। तो ट्रक का निकालना आसान था, मैंने ट्रक का कैलकुलेट कर लिया। अगर आप निकालना चाहो तो इसका भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, वो भी आंसर सेम ही आने वाला है। ओके।